हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भाई वोकैब का दंगल, और वोकैब के दंगल में आज हमारी क्लास 2 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स। ठीक है, इडियम्स की क्लास 1 हो चुकी है। आप लोगों ने बहुत उस क्लास को पसंद किया है, बहुत अच्छे आपने कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने उसको देख लिया है अब तक। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। आज हम करने वाले हैं इडियम्स को आगे विद पिक्चर्स, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, आपका कोई सा भी एग्जाम है, चाहे भी आने वाला आपका मेंस है या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इडियम्स तो आपको पता हर जगह पूछी जाती है, तो इडियम्स आप यहाँ से पूरी कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेमोरी लाइक सीव, ये एक इडियम है। आपको बताना है इसका क्या मतलब है। इडियम है, इसका मतलब बताना है। क्या लिखा है? मेमोरी लाइक सीव। सीव क्या होता है? सीव क्या होता है? ये होता है सीव। क्या ये? छननी। क्या ये? छननी। छानते हैं ना इससे। आप एक बात बताओ, छन्नी में अगर मैं पानी रखूं तो क्या पानी टिकेगा? उसमें निकल जाएगा। छन्नी में अगर मैं कुछ लिक्विड रखूं, क्या उसमें रुकेगा? फिसल जाएगा। फिसल जाएगा ना, कोई भी लिक्विड रखूं मतलब गिर जाएगा नीचे उससे। तो अगर मान लो आपका दिमाग छन्नी की तरह बन जाए, आपका दिमाग जो है वो छन्नी की तरह बन जाए, तो इससे इसका क्या मतलब निकलेगा कि जो भी बात आपके दिमाग में जाएगी वो फटाक से निकल जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपकी जो मेमोरी है वो सीव की तरह है, तो जैसे सीव लंबे समय तक किसी लिक्विड को कंटेन नहीं कर सकता, ऐसी अगर आपकी मेमोरी सीव की तरह बन गई, मतलब आप भी अपनी मेमोरी में किसी बात को लंबे समय तक सेव करके नहीं रख सकते। यानी कि आपकी मेमोरी क्या है? वीक है। सिंपल, और कुछ नहीं करना। देखो, एक बंदे के दिमाग पे छन्नी बनी है, इसका मतलब क्या है कि बात आती है और निकल जाती है। बात आती है और निकल जाती है मतलब वीक मेमोरी होना। तो क्या होगा? देखो आंसर इसका पुअर मेमोरी। ठीक है, फीलिंग इल नहीं होगा, बीइंग हेल्दी नहीं होगा, रिमेंबरिंग एवरीथिंग नहीं होगा। क्या होगा? पुअर मेमोरी। देखो लिखा है एग्जांपल, आई हैड टोल्ड हिम टू बाय सम, आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया था, टू बाय सम फ्रेश लेमन्स, कि भैया कुछ फ्रेश लेमन्स ले लेना फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, बट ही फॉरगॉट, लेकिन वो भूल गया, एज ही हैज अ मेमोरी ऑफ, एज ही हैज अ मेमोरी लाइक सीव, क्योंकि उसकी मेमोरी कैसी है? सीव की तरह। मेमोरी कैसी है? सीव की तरह। ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ें। समझ में आ गया? छन्नी की तरह मेमोरी अगर आपकी है, मतलब आपकी मेमोरी क्या है? बहुत वीक है, बहुत कमजोर मेमोरी है आपकी। अगला बताना है आपको, खुद भी ट्राई आपको करना है साथ साथ में, है ना। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी करेंगे, कम टाइम में ज्यादा चीजें याद करेंगे। ठीक है, बताओ। इडियम है बाइट द बुलेट। चित्र में दिख रहा है आपको, बाइट द बुलेट। भाई बुलेट को बाइट करना कोई आसान काम होता है क्या? बुलेट को अगर आप बाइट कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक बहुत ही कठिन काम कर रहे हो। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको करने में बहुत एफर्ट या बहुत ज्यादा, मतलब आपको जुनून दिखाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, है ना। बाइट द बुलेट, जैसे बुलेट को बाइट करने का जो काम है वो क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है। आंसर बताओ इसका। देखो मीनिंग लिखी है यहाँ पर, बाइट द बुलेट का मीनिंग लिखा है टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग, अपने आप को फोर्स करना कुछ ऐसा करने के लिए जो कि क्या है? अनप्लेजेंट है। अनप्लेजेंट का मतलब जिसको करके आपको खुशी नहीं मिलेगी, जो कि क्या है? बुरा है, जो कि क्या है? बुरा। अपने आप को कुछ बुरा करने के लिए फोर्स करते हो आप, और डिफिकल्ट या कोई कठिन काम करने के लिए फोर्स करते हो, या फिर और टू बी ब्रेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर कह सकते हो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप ब्रेव बन जाते हो। तो बाइट द बुलेट, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई माना कि तुम्हें डर लग रहा है, बट यू विल हैव टू बाइट द बुलेट, माना कि तुम डरे हुए से लग रहे हो, बट यू विल हैव टू बाइट द बुलेट, कि अभी तुम डरे हो लेकिन तुम्हें बुलेट बाइट करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तुम्हें ब्रेव बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बाइट द बुलेट, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? टू एंजॉय समथिंग नहीं, टू टेक अ रिस्क, टू क्रिटिसाइज समवन नहीं, टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन। बताओ क्या आंसर होगा? टू टेक अ रिस्क होगा या टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा। रिस्क लेने के मतलब, रिस्क नहीं ले रहे, क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसको आप क्या कर रहे हो? सह रहे हो। उसको क्या कर रहे हो आप? सह रहे हो। तो उसको क्या बोलेंगे? टू एंड्योर। एंड्योर का मतलब क्या होता है? सहना। एंड्योर का मतलब क्या होता है? सहना। टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन। एग्जाम्पल देखो, आई हेट ईटिंग बिटर गॉड, मतलब मुझे करेले खाने से क्या है? नफरत है, बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट, लेकिन मुझे बुलेट को बाइट करना पड़ेगा। बाइट द बुलेट का मतलब मुझे ये जोखिम उठाना पड़ेगा। जोखिम नहीं है करेले खाने में, लेकिन मैं एक हिम्मत की बात कर रहा हूं कि मुझे करेले खाने से नफरत है, लेकिन मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। मुझे इस अनप्लेजेंट सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंड्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो करेले खाने की सिचुएशन है ये क्या है? अनप्लेजेंट। क्या है? अनप्लेजेंट। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा?
सहना पड़ेगा। तो यानी कि आई विल हैव टू बाइट द बुलेट। समझ गए क्या मतलब होता है? किसी पेनफुल सिचुएशन को सहना, पेनफुल सिचुएशन को सहना, बाइट द बुलेट। अगला, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ध्यान रखना, मैंने क्या था ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम्स में, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ये वहां से निकाले हैं। ठीक है, वहां से निकाल के एज इट इज इनको टाइप किया गया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन, कि एक सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, कि यहाँ पर आपको दी गई है एक सिचुएशन और आपको बताना है कि इस सिचुएशन पे इन चारों में से कौन सा इडियम फिट बैठेगा। ये चारों क्या है? इडियम्स हैं। चारों क्या है? ये इडियम्स हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि पहले सिचुएशन को पढ़ो और सिचुएशन को पढ़ के पता लगाना है कि कौन सा इडियम इस सिचुएशन में फिट बैठेगा। जरा पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर, जो औरंगजेब था, जो फेमस मुगल रूलर था, मुगलों का जो प्रसिद्ध कौन था? शासक था औरंगजेब। ठीक है, बड़ा ही घटिया इंसान था। फाउंड दैट, उसने ये देखा, उसको ये पता चला दैट कि ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेव मराठा शिवाजी। क्या लिखा है? औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर, जो औरंगजेब था, मुगलों का जो राजा था, ठीक है, बड़ा वाहियात इंसान था। फाउंड दैट, उसने देखा कि ही हैड कॉट समवन, उसने किसी ऐसे इंसान को पकड़ लिया है जो मोर पावरफुल, उससे ज्यादा ताकतवर है, देन हिम इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेव मराठा। और वो ताकतवर इंसान कौन थे? ब्रेव यानी कि बहादुर मराठा शिवाजी। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन ही गलत टाइप की एसएससी ने, ये क्वेश्चन ही गलत बनाया है। शिवाजी नहीं होगा, यहां पर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है भैया, शिवाजी लिखना उचित नहीं है, क्या लिखेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज। ये ध्यान रखें, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो एसएससी ने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, यहां पर ये होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो औरंगजेब ने देखा कि ऐसे एक व्यक्ति से, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है। उन्होंने काहे के लिए? उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है जो उससे ज्यादा क्या है? ताकतवर है। उससे ज्यादा क्या है? ताकतवर है। और वो व्यक्ति कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस सिचुएशन को कौन सा इडियम मैच करता है। तो एक इडियम की मीनिंग मैंने यहां पर दे रखी है, जो इसका आंसर है बेसिकली। इसकी मीनिंग देखो, कैचिंग अ टाटर। कैचिंग अ टाटर, टाटर जानते हो क्या होता है? ये जो आपने देखा होगा आपके दांत में, जब आप दांत नहीं धोते काफी दिन तक, आप दांत नहीं मांजते, ठीक है, तो आपके दांतों पे ना ये जम जाता है। आपने देखा होगा एक पपड़ी सी होती है, बड़ी हार्ड होती है, ये बहुत हार्ड सी पपड़ी होती है ये, है ना, कभी कभी खाने के साथ निकल जाती है, देखा होगा आपने। और निकलने के बाद जब देखते हो बहुत हार्ड होता है, इसको बोलते हैं टाटर। तो अगर टाटर आपके दांत को कैच कर लेता है, अगर टाटर क्या कर लेता है? आपके दांत को कैच कर लेता है, तो क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। अगर आपके दांत में टाटर कैच कर ले तो यानी कि आप किस में आ जाओगे? ट्रबल में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। तो टू कैच और टाटर का सिंपल सा मतलब होता है टू डील विद समवन या समथिंग, किसी ऐसे इंसान या ऐसी चीज से डील करना, सामना करना उसका, दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल, जो कि बहुत ज्यादा ट्रबलसम, आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो सकता है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो सकता है, फिर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो यहां पर भी तो उसी की बात की जा रही है कि औरंगजेब ने एक ऐसे व्यक्ति का सामना किया, एक ऐसे व्यक्ति से डील किया जो कि क्या था? बहुत ज्यादा पावरफुल। ठीक है, समझ में आया? जो कि क्या थे? बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और उसके लिए क्या बन गए थे? वो ट्रबलसम बन गए थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उसके लिए क्या बन गए थे? इसके लिए क्या बन गए थे? ट्रबलसम बन गए थे। तो यही इसका आंसर है, कैचिंग अ टार्टर। इस कंडीशन को मैच कर रहा है, इस सिचुएशन को मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी जो इनकी क्या मीनिंग होगी? ब्लेजिंग द ट्रेल, निपिंग इन द बर्ड, चेंजिंग द हैंड्स, तीनों को मैंने आगे समझा रखा है। देखो जरा, सबसे पहले क्या? टू ब्लेज अ ट्रेल, टू ब्लेज अ ट्रेल। इस चित्र को देखकर क्या समझ में आता है आपको? जो चित्र यहां पर बना हुआ है, इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आता है? देखो जरा ढंग से चित्र को। चित्र में आपको दिख रहा है एक व्यक्ति है जो रास्ते की ओर बढ़ता जा रहा है और रास्ता अपने आप बनता जा रहा है। यानी कि देख रहे हो रास्ते में क्या होती है? आग लगती जा रही है, ऊपर आपको दिख रही है माचिस की तीली। ठीक है, रास्ते में अपने आप ही आग लग रही है, और ये जो रास्ता बंद है आगे से, वो अपने आप ही क्या हो रहा है? खुलता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रास्ता बनता जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ट्रेल का मतलब क्या होता है? रास्ता। ट्रेल का मतलब क्या होता है? रास्ता। ठीक है, जैसे क्या होता था ना, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, और पुरानी फिल्मों में या फिर आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई जंगल से जा रहा होता है और जंगल में रास्ता नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? जो जंगल में झाड़ियाँ होती है उसको जलाते हुए चलते हैं।
उसको जलाते रहते हैं, रास्ता बनाते रहते हैं, और पीछे वाले सारे उनको फॉलो कर रहे होते हैं। एक बंदा रास्ता बना रहा होता है, या तो जला देता है या फिर आपने देखा होगा हाथ में तलवार या फिर कुछ लेता है, ऐसे काटता रहता है और आगे बढ़ता रहता है और लोग उसके पीछे चलते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति रास्ता बना रहा है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? रास्ता बना रहा है। किसके लिए? बाकियों के लिए। यानी कि एक ऐसी चीज की शुरुआत करना जिस पर बाकी क्या करें? चलें, जिसको बाकी लोग फॉलो करें, उसको हम बोलते हैं टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल यानी कि टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर, जो पहले कभी नहीं किया गया। यानी कि आप अगर किसी काम की शुरुआत कर रहे हो, आप क्या हो? उसके पायनियर। क्या हो आप? उसके पायनियर। पायनियर का मतलब होता है जो शुरुआत करता है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? यू आर ब्लेजिंग अ ट्रेल। यू आर ब्लेजिंग अ ट्रेल टू डू समथिंग दैट has never been done before. Example, she blazed a trail. She blazed a trail for other women in politics. यहाँ पर she मान लो कोई महिला है, जिस महिला ने पॉलिटिक्स में आने की शुरुआत करी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? she blazed a trail, कि इस महिला ने शुरुआत की थी एक ऐसे काम की जो बाकियों के लिए क्या रहा? फायदेमंद रहा, या फिर बाकी लोगों ने उसको फॉलो किया। कि सबसे पहले पॉलिटिक्स में आई है, उसके बाद इसने क्या किया? ब्लेज अ ट्रेल, मतलब इसने रास्ता बना दिया। किसके लिए? फॉर अदर वुमेन, दूसरी महिलाओं के लिए। किसमें? पॉलिटिक्स में। तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब एक रास्ता बना दिया, ठीक है? दिस कंपनी ब्लेज्ड अ ट्रेल, इस कंपनी ने एक नई चीज की शुरुआत करी फॉर मिनी कंप्यूटर्स इन द आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री के अंदर पहले मिनी कंप्यूटर्स नहीं थे, लेकिन इस कंपनी ने क्या किया? ब्लेज अ ट्रेल, यानी कि इस कंपनी ने एक नया रास्ता शुरू कर दिया, मतलब एक नई चीज की शुरुआत कर दी। और वो चीज क्या है? मिनी कंप्यूटर। वो चीज क्या है? मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स इन द इंडस्ट्री, इन द आईटी इंडस्ट्री। यानी कि आईटी इंडस्ट्री में मिनी कंप्यूटर्स को एक रास्ता मिल गया घुसने का, और वो किसने बनाया रास्ता? वो इसने बनाया, इस कंपनी ने। तो हम क्या बोलेंगे? दिस कंपनी ब्लेज्ड अ ट्रेल। तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब शुरुआत करना, ठीक है? पायनियर बनना, दूसरों के लिए रास्ता तैयार करना, ठीक है भाई? अगला, टू निप समथिंग इन द बड। निप का मतलब क्या होता है? तोड़ना। निप का मतलब क्या होता है? तोड़ना, उखाड़ना, ठीक है? और बड मतलब आपको पता है फूल की कली। देखो जरा, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा क्लियरली कि ये देखो एक फूल की कली थी जो भी पूरी तरीके से खिल भी नहीं पाई। फूल की क्या है? कली, जो भी खिल नहीं पाई। कली जानते हो ना, छोटा सा होता है जो खुलकर बाद में क्या होता है? फूल बन जाता है। लेकिन अभी क्या है? कली है जो फूल बना नहीं। और देखो ये हाथ दिख रहा है आपको, ठीक है? इसने क्या किया? इस कली को फूल बनने से पहले क्या कर दिया? तोड़ दिया। यानी कि कली को फूल बनने से पहले ही तोड़ दिया। यानी कि क्या किया इसने? निप इन द बड। इसी को बोलते हैं निप इन द बड। बड का मतलब होता है कली। ये जो कली है ना फूल की, इसको बोलते हैं बड। और निप का मतलब तोड़ना। यानी कि फूल को कली बनते ही तोड़ देना, मतलब उसको फूल बनने ही ना देना। क्या मीनिंग निकला इसका? कि अगर मैं किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर दूं, मैं उसको आगे बढ़ने ही ना दूं। समझ में आया? मैं किसी समस्या को बड़ा होने से पहले शुरू में उसको खत्म कर दूं, मतलब मैं उस समस्या को बड़ा होने ही ना दूं, या फिर किसी सिचुएशन को मैं आगे बढ़ने ही ना दूं, उसको मैं शुरुआत में खत्म कर दूं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं टू निप इन द बड, ठीक है? देखो, टू निप समथिंग इन द बड, इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एस्टैब्लिश्ड। इससे पहले कि वो चीज क्या हो जाए? पूरी एस्टैब्लिश हो जाए। इससे पहले कि कोई चीज क्या हो जाए? एस्टैब्लिश हो जाए, बढ़ चढ़ के बोले, या बहुत बड़ी हो जाए वो चीज। इससे पहले कि वो बहुत बड़ी हो जाए या बढ़ चढ़ के बोले, उसको क्या कर दो? खत्म कर दो, उसको रोक दो। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एस्टैब्लिश्ड, यानी कि शुरू होने से पहले खत्म कर देना, ये भी कह सकते हो, ठीक है? जैसे पुरानी फिल्म में आप सुनते होंगे ना, आप सुनते होंगे कि मतलब हमने ये दोनों माँ बाप को तो मार दिया, ऐसे बोलते थे ना कि जो जायदाद हड़पते थे कि हमने दोनों माँ बाप को तो मार दिया, लेकिन इनका जो छोटा वाला बच्चा है ये आगे चलकर जायदाद पे अपना हक जताएगा, तो एक काम करो, इससे पहले कि ये बड़ा हो अपना हक मांगे, इसको अभी मार दो। यानी कि इससे पहले कि समस्या और बड़ी हो, समस्या एस्टैब्लिश हो, क्या कर दो? इसको मार दो। इसको बोलते हैं निप इन द बड, यानी कि शुरुआत में ही समस्या खत्म कर देना, उसको बड़ा होने ही ना देना, ठीक है? बहुत सेंसिटिव बोर्ड है ये, हल्का सा भी कुछ इस पर टच होता है ना तो अपने आप ही इस पे आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है? ये देखो, मैनी सीरियस इलनेसेस, कई सारी जो सीरियस बीमारियां होती हैं, कैन बी निप्ड इन द बड। कैन बी निप्ड इन द बड मतलब उनको शुरू में ही खत्म किया जा सकता है, इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ। अगर बड़ी बड़ी बीमारियों का शुरू में ही पता लग जाए कि हाँ बीमारी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है ना जो जानलेवा क्यों बन जाती है? क्योंकि उनका पता ही नहीं चलता शुरुआत में। समझ में आ रहा है? शुरुआत में उनका पता ही नहीं चलता। तो अगर उन बीमारियों का शुरुआत में ही पता चल जाए तो हम उनको क्या कर सकते हैं? निप इन द बड, यानी कि शुरू में उनको खत्म कर सकते हैं, वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बढ़ने के बाद बीमारी को खत्म करना मुश्किल हो जाता है। अगर बीमारी का पहले पता लग जाए तो हम उसको शुरुआत में ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है? वी हैव टू निप दिस काइंड ऑफ रैगिंग इन द बड, कि इस तरह की जो रैगिंग हो रही है, इस तरह की क्या हो रही है?
रैगिंग हो रही है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निप इन द बड, यानी कि इसको आगे बढ़ने से पहले अभी रोकना पड़ेगा। इससे पहले कि 10 केस 50 केस आ जाए रैगिंग के, अभी एक केस का पता चला है ना, इसका मतलब अभी रोक दो। ये मत सोचो कि नहीं पहले 5-10 केस आ जाएं, समस्या एस्टेब्लिश हो जाए, नहीं, शुरू में ही खत्म करो ताकि आगे बढ़े ही ना। तो निप इन द बड, ठीक है, याद हो रहे हैं साथ साथ में भाई। अगला देखो, चित्र के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है समझना। क्या लिखा है, टू चेंज हैंड्स, चित्र से समझो, टू चेंज हैंड्स। इस चाबी ने क्या किया, पहले इस हाथ में था, अब ये चाबी इस हाथ में आ रहा है, मतलब ये बंदा अपनी चाबी इसको दे रहा है, यानी कि मान लो ये चाबी है ना इसकी दुकान की है, तो दुकान की चाबी ने क्या किया, हैंड्स चेंज कर लिए, मतलब पहले इस हैंड में था अब इस हैंड में आ गया। इसका मतलब जानते हो कि पहले इस दुकान का ओनर ये था और अब इस दुकान का ओनर ये है, तभी तो ये चाबी दे रहा, बोल रहा ले भाई आज से दुकान तेरी, ऐसे चाबी दे रहा कि ले भाई आज से दुकान तेरी। तो इस चाबी ने, जो दुकान की चाबी है बेसिकली, चाबी थोड़ी चेंज करते हैं लोग, भाई चाबी दुकान की है तो मतलब दुकान चेंज कर रहे हैं कि भाई ये दुकान की चाबी है, ये आज से तेरी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी दुकान बेच दी। अगर इस चाबी ने हैंड्स को चेंज किया, मतलब पहले इस हैंड में था अब इसमें आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ओनर चेंज हो गया, इसका मतलब वो बिक गया, है ना। अगर कोई भी रेस्टोरेंट अपना हैंड चेंज करे तो इसका मतलब वो पहले किसी और का था अब किसी और ने खरीद लिया। ऐसी कोई भी होटल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी गाड़ी है, घर है, कुछ भी है, अगर वो क्या कर रही है, हैंड चेंज कर रही है, तो हैंड चेंज करने का मतलब अपना ओनर चेंज कर रही है, मतलब उसको बेच दिया गया है दूसरे व्यक्ति को। चित्र के माध्यम से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। ओनर 1 है ये, और ये कौन है, ओनर 2 है। देखो, टू चेंज हैंड्स, व्हेन समथिंग चेंजेस हैंड्स, अगर कोई चीज क्या करती है, हैंड्स को चेंज करती है, इसका क्या मतलब होता है, इट्स ओनरशिप, इसका जो मालिकाना हक होता है चेंजेस, वो बदल जाता है, यानी कि इसका मालिक बदल जाता है। जैसे अगर कोई गाड़ी हैंड चेंज कर रही है तो इसका मतलब है कि गाड़ी पहले किसी और की थी, अब उसका मालिक कोई और है, मतलब वो गाड़ी बिक गई। यूजुअली बिकॉज इट इज सोल्ड टू समवन एल्स, क्योंकि ये किसी और को बेची जा चुकी है, ठीक है। क्लियर है चित्र के माध्यम से। दिस कंपनी चेंज्ड हैंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी बिक गई, ये कंपनी बिक गई। व्हेन इट्स फर्स्ट ओनर वेंट बैंकरप्ट, जब इसका पहला मालिक क्या बन गया, दिवालिया। दिवालिया मतलब लुट गया, उसके पास बिल्कुल भी पैसा वैसा नहीं बचा, दिवालिया हो गया, ठीक है। जब इसका पहला मालिक जो मेन मालिक था, जब वो बैंकरप्ट हो गया तो इस कंपनी ने क्या कर लिया, अपने हैंड्स को चेंज कर लिया। तो कंपनी ने हैंड्स को चेंज किया, मतलब कंपनी की चाबी पहले इसके पास थी, यानी कि मालिकाना किसके पास था, अब वो कंपनी इसके पास आ गई, ठीक है। दिस होटल स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट, इस होटल ने प्रॉफिट बनाना शुरू किया आफ्टर इट चेंज्ड हैंड्स, जब इस होटल ने क्या किए, अपने हैंड्स को चेंज किया, मतलब जब ये होटल किसी और से बिककर किसी और के पास आया। पहले वाले मालिक के पास होटल हमेशा लॉस में था, लेकिन अब ये क्या है, प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। कब, जब इसने अपने हैंड्स को चेंज किया, मतलब जब ये बिक गया, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 38। एक इडियम दे रखा है वहां पर, ठीक है, इडियम है या फिर कह सकते हो एक फ्रेज है, उसको समझते हैं। देखो, एज द एक्टर्स गैदर्ड बैक स्टेज, कि जैसे ही सारे एक्टर्स बैक स्टेज इकट्ठे हो गए, गैदर का मतलब इकट्ठे होना, द डायरेक्टर शाउटेड, डायरेक्टर चिल्लाया, ब्रेक अ लेग एवरीवन, ब्रेक अ लेग एवरीवन, मतलब टांगे तोड़ दो सभी, टांगे तोड़ दो। ब्रेक अ लेग का मतलब टांगे तोड़ दो, मतलब एक दूसरे की टांगे तोड़ने लग जाएंगे, वो नहीं। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, बिफोर दे टुक द स्टेज फॉर देयर ओपनिंग नाइट परफॉर्मेंस, इससे पहले कि सभी एक्टर्स स्टेज पे जाते अपनी ओपनिंग नाइट परफॉर्मेंस देने, मतलब आज उनकी पहली परफॉर्मेंस है, इससे पहले डायरेक्टर गया पीछे और क्या बोला, एवरीवन ब्रेक अ लेग। तो ब्रेक अ लेग हम तब बोलते हैं किसी को, ये एक बहुत ही पुराना फ्रेज है, ठीक है। हम ब्रेक अ लेग कब बोलते हैं, किसी आर्टिस्ट को, म्यूजिशियन को, एक्टर को हम ब्रेक अ लेग बोलते हैं, इसका मतलब हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है ऑल द बेस्ट, सिंपल, ठीक है। यहां लिखा है देखो, ब्रेक अ लेग, इट इज इज अ टिपिकल इंग्लिश इडियम, ये एक टिपिकल इंग्लिश इडियम है, यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिएटर और अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स टू विश परफॉर्मर गुड लक, मतलब किसी भी थिएटर के आर्टिस्ट को या किसी को भी, अरे यार एक सेकेंड, ठीक है। देखो क्या था, टिपिकल इंग्लिश इडियम, टिपिकल इंग्लिश इडियम है यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थिएटर और अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स, चाहे थिएटर का आर्टिस्ट हो या कोई भी आर्टिस्ट जो परफॉर्म करता हो, उसको हम क्या करते हैं, विश करते हैं। क्या करते हैं, विश करते हैं। क्या विश करते हैं, गुड लक। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टू विश गुड लक। जैसे अगर डायरेक्टर ने बोला ना ब्रेक अ लेग एवरीवन, मतलब क्या बोला उसने, गुड लक एवरीवन। क्या बोला उसने,
गुड लक एवरीवन। क्या बोला? गुड लक एवरीवन। ठीक है, अगला मेकअप वंस माइंड। बहुत सिंपल है, इसमें चित्र की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं ना कि भाई देख, इससे पहले कि तू हाँ बोले एक बार अपना माइंड मेकअप कर ले। तो माइंड मेकअप करने का मतलब क्या होता है? डिसाइड करना। बोलते ना यार तू कभी हाँ बोलता कभी ना बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप योर माइंड, अपने माइंड को मेकअप कर, यानी कि सबसे पहले तू सोच ले कि क्या करना, डिसाइड कर ले। तो मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या होता है? टू डिसाइड। सिंपल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मेकअप वंस माइंड मतलब भैया पहले तू सही से सोच ले, डिसाइड कर ले, टू डिसाइड। ठीक है, आया समझ में? 29 चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। देखो, टू हिट द सैक। सैक मतलब पता है ना? सैक मतलब ये जो गद्दा होता है जिसपे सोते हैं, पिलो, पिलो टाइप जो होता है गद्दा। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट, कि आधी रात में मूवी देखकर वापस आने के बाद द बॉयज, जो बॉयज होते हैं, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब देखो, ये लड़का आया मूवी देख के, ये अपने सैक को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। मतलब धूल लगी थी, मान लो, ऐसे याद करते हैं, इसमें धूल लगी थी, इसने इसको साफ किया। अब साफ करके क्या करेगा? आधी रात हो रही है मान लो, साफ कर रहा है, साफ करके क्या करेगा? सो जाएगा उस पर। तो हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना, या सोने के लिए जाना, या सोने की तैयारी करना। सिंपल। अगर ये अपने सैक को हिट कर रहा है, अगर ये अपने सैक को हिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सोने की क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। ठीक है, गोइंग टू स्लीप। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जंप्ड विद जॉय नहीं, वेंट टू स्लीप, ये इसका आंसर है। शाउटेड एट पेरेंट्स नहीं, हिट अ वॉल नहीं। हिट अ सैक का मतलब होता है वेंट टू स्लीप, यानी कि सोने की तैयारी करना या सोने के लिए जाना। ठीक है भाई, समझ में आया? आगे देखो, बहुत ही आसान है ये वाला भी, ध्यान से देखो। आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूं ताकि कम टाइम में ज्यादा हम लोग कर सकें। ठीक है, देखो क्या लिखा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है, इसके लिए आपको बताना कि कौन सा इडियम फिट बैठेगा। 4 इडियम है, मैंने चारों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। 1 हु हरीज अप, कोई भी व्यक्ति जो जल्दी करे। हरी अप का मतलब जल्दी करना बाकियों से। ठीक है, ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, एक व्यक्ति जो बाकियों के मुकाबले जल्दी करता है किसी चीज को, इंतजार नहीं करता बाकियों को शुरू करने का, उस व्यक्ति को हमेशा बेस्ट मिलता है। जैसे मान लो 4 लोग हैं, 4 में से 3 बैठे कि हाँ कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, अरे अभी तो टाइम है पढ़ लेंगे, और एक है जिसने तैयारी शुरू कर दी, उन सबसे फास्ट कर दी, हरी अप कर दिया उसने पढ़ने में, तो मतलब बेस्ट उसी को तो मिलेगा ना, उसी को तो बेस्ट मिलेगा। तो इसी के लिए एक इडियम होता है, देखो ये रहा, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। वर्म का मतलब कीड़ा। द अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड का मतलब देखो अगर आपको दिख रहा हो, यहां पर देखो 3 पक्षी है, एक पक्षी ये है, एक पक्षी है, एक पक्षी है, ये तीनों क्या कर रहे हैं? स्लीप। ये तीनों क्या कर रहे हैं? स्लीप, यानी कि तीनों भी सोए हुए हैं। और ये जो है ना उठ चुका है, देखो इन तीनों से पहले उठा ये अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब सुबह जल्दी उठा है, तो देखो सुबह जल्दी उठा है, इसको कीड़ा मिल गया, देखो कीड़ा है इसके पास खाने के लिए, है ना वर्म, वो मतलब कीड़ा, ये वर्म है। ठीक है, अर्थवर्म, अर्थवर्म या वर्म कह लो, कीड़ा है। तो जो जल्दी उठा उसको मिल गया, यानी कि जो बाकियों से आगे निकल गया वो जीत गया, उसको बेस्ट मिल गया। तो इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो कि बाकी तीनों सो रहे हैं, उनको नहीं मिला, ये जल्दी उठ गया, इसको मिल गया। ठीक है, तो क्या है देखो, द पर्सन हु टेक्स द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जो व्यक्ति सबसे पहले की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है ना, टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए, विल गेन द एडवांटेज ओवर अदर्स, उसको दूसरों से क्या मिलता है? एडवांटेज। दूसरों से क्या मिलता है? एडवांटेज। जैसे इसको एडवांटेज मिला, अगर सबसे पहले उठा तो एडवांटेज मिला इसको। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा? द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो, हिज बाक इज वर्स देन हिज बाइट, फोरवॉर्न्ड इज फोरआर्म्ड, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। करते हैं इसको आगे, देखो नेक्स्ट, यही चारों समझा रहा हूं मैं एक एक करके। तो सबसे पहले, समवंस बाक इज वर्स देन हिज या हर बाइट। देखो क्या मतलब होता है इसका? समवंस बार्क मतलब किसी का भौंकना जो है ना, किसी का भौंकना, इज वर्स, वो बुरा है, किससे? उसके काटने से, उसके काटने से। मान लो जैसे कुत्ता है ये प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा ये हमारा पपी है, ये खुद ही कह रहा है पता भैया मेरा जो बार्क है ना वो बुरा है मेरे काटने से। यानी कि पहली बात तो मेरा काटना ही बुरा है, मतलब मैं नाम मात्र का काटता हूँ, छोटा सा, मैं प्यार से आके बस ऐसे कर लूंगा आपको, मैं ज़्यादा जोर से नहीं काटूंगा, है ना। तो ये तो क्या है? बुरा ही है ना, क्योंकि मैं कुत्ता हूँ, कुत्तों के हिसाब से तो मुझे बहुत जोर से काटना चाहिए, लेकिन मैं तो भैया बहुत जरा सा काटता हूँ। तो यानी कि जो मेरा काटना है वो क्या है? बुरा है मेरे लिए। आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि मैंने कम काटा, लेकिन एज अ कुत्ता
एज अ कुत्ता तो मेरे लिए बुरा है ना कि मैंने कम काटा, लेकिन आपको पता भैया जो मेरा बार्क है, जो मेरा भौंकना है ना, वो मेरे काटने से भी बुरा है। इसका मतलब भैया मैं खतरनाक नहीं हूँ। देखो कितना प्यारा समूह बना के बोल रहा है कि भैया मैं खतरनाक नहीं हूँ, मेरा काटना बुरा है, यानी कि बहुत कम काटता हूँ, और मेरा भौंकना उससे भी बुरा, मतलब मैं भौंकता तो बिल्कुल ही कम हूँ, बिल्कुल ना के बराबर भौंकता हूँ मैं। ये मतलब है इसका, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या मतलब है, इफ समवंस बार्क इज वर्स देन देयर बाइट, तो इसका मतलब होता है दे आर नॉट अनप्लेजेंट, वो उतने बुरे नहीं हैं या उतने डरावने नहीं है जितना वो लगते हैं। कई बार होता है ना कि देखकर लगते हैं कि कितना डरावना इंसान है, कितना बुरा है ये, है ना, या कितना बुरा सिचुएशन है, या कितना बुरा इंसान है, कितना भयंकर लग रहा है, लेकिन वो उतने भयंकर होते नहीं हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि भैया डरो मत, हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। डरने वाली बात नहीं है, देख के लग रहा है डरावना, लेकिन हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, यानी कि डरावना नहीं है, ठीक है? जैसे कि नोबिता, मैंने बोला नोबिता डोंट लेट जियान फ्राइटन यू, कि जियान को अपने आप को डराने मत दो, जियान से डरो मत, ठीक है? हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, वो देखने में लगता है लेकिन वो उतना डरावना या फिर उतना फ्राइटनिंग नहीं है, उतना बेकार नहीं है, हालांकि कार्टून में तो वो है, ठीक है? अगला, दैट डॉग सीम्स टू बी फियर्स, कि देखने में वो कुत्ता क्या लग रहा है, फियर्स, यानी कि गुस्सैल लग रहा है, देखने में लग रहा है। बट हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, इसका मतलब क्या है कि वो देखने में लग रहा है लेकिन असल में वो अनप्लेजेंट या फ्राइटनिंग उतना नहीं है जितना कि वो लग रहा है। जैसे ये कुत्ता है, देखो ये तो बेचारा देख के भी नहीं लग रहा, ठीक है, ये तो मासूम सा लग रहा है, ठीक है, समझ गए? अगला है forewarned is forearmed। ठीक है, देखो ये लास्ट है, ध्यान से देख लो। फोरवॉन्ड, फोर का मतलब पहले, फोर का मतलब पहले, वॉन्ड का मतलब वार्निंग देना। अगर पहले से कोई आपको वार्निंग दे दे कि भाई तेरे साथ बुरा होने वाला है, या तेरे पे हमला होने वाला है, या ऐसा ऐसा होने वाला है, फोर वॉन्ड, अगर पहले से आपको वार्निंग मिल जाए, ठीक है, इज फोर आर्म्ड, तो आप पहले से क्या करोगे, आर्म्ड यानी कि अपने आप हथियार रख के, अपने पास बंदूकें जो भी अपने पास है वो रख के अपने आप को तैयार रखोगे ना। अगर आपको पहले से वार्निंग मिल जाए किसी आने वाले खतरे की, तो उसके लिए आप पहले से क्या करोगे, फोर आर्म्ड, यानी कि आप अपने पास आर्म्स हथियार वगैरह रख लोगे। तो उसका रियल मीनिंग क्या निकला कि अगर आने वाले खतरे के बारे में आपको पहले से जानकारी हो तो आप उस खतरे के लिए क्या रहोगे, तैयार रहोगे, आने वाले सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करोगे ब्रेवरी से, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। प्रायर नॉलेज, प्रायर का मतलब पहले से पहले, प्रायर नॉलेज ऑफ पॉसिबल डेंजर्स, आने वाले जो पॉसिबल खतरे हैं उनकी अगर आपको पहले से नॉलेज हो जाए और प्रॉब्लम्स की नॉलेज हो जाए आने वाले, तो गिव्स वन अ टैक्टिकल एडवांटेज, तो इससे क्या होता है, आपको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाता है, मतलब आपको पता होता है कि हाँ ये खतरा आने वाला है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड रहते हो। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। क्या बोलते हैं, फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। जैसे एग्जांपल, जिम सेज, जिम कहता है दैट बेटी इज वेरी एंग्री विद मी, जिम कहता है कि बेटी जो है ना वो मेरे साथ क्या है, बहुत गुस्सा है, मतलब मेरे से बहुत गुस्सा है स्टिल अभी भी। वेल फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, देखो फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, इसका मतलब क्या है, बेटी ने मुझे बता दिया कि वो मेरे से गुस्सा है, यानी कि मुझे पता चल गया कि खतरा है। अगर मुझे पता ही नहीं होता और मैं घर चला जाता, अगर मुझे पता ही नहीं होता कि वो मुझसे गुस्सा है, मेरी वाइफ या जो भी है, और मैं ऐसे ही घर चला जाता, तो दिक्कत तो जाती ना मुझको, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता है तो मैं उसके लिए तैयारी करके जाऊंगा, ठीक है, थोड़े मोटे मोटे कपड़े पहन लूंगा ताकि चोट ना लगे, मतलब मैं तैयारी करके जाऊंगा, मतलब मैं उसको मनाने की तैयारी करके जाऊंगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, इसका मतलब कि भैया मेरे को पहले से वार्निंग मिल गई तो अब मैं फोर आर्म्ड, यानी कि अब मैं तैयार हूं खतरे के लिए। एंड आई विल हैव टू थिंक अप, अब मुझे सोचना पड़ेगा, एन एक्सक्यूज, एक बहाना, बिफोर आई सी हर, मतलब उससे मिलने से पहले अब मुझे एक बहाना सोचना पड़ेगा। देखो बहाना क्यों सोच पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले से पता लग गया खतरा आने वाला है, तो मैं तैयारी कर रहा हूं बहाना सोचकर, ठीक है। इसी को बोलते हैं फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, कि जिसको पहले से वार्निंग मिल गई वो सावधान हो जाएगा। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये शेक्सपियर की आपने पढ़ी होगी नोवेल हैमलेट, बहुत पॉपुलर है हैमलेट, पढ़ा होगा, तो उसी में से इडियम निकला है बेसिकली, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखो समझने की कोशिश करो। देखो इंटेलिजेंट स्पीच, अगर कोई स्पीच है जो इंटेलिजेंट है, जो बहुत मतलब समझदारी भरी स्पीच है कोई, एंड राइटिंग, या कोई राइटिंग, कोई लेख, मतलब कोई लेखनी है, कोई बुक है, कोई कुछ भी न्यूज़पेपर है, या कोई अभी आर्टिकल है जो बहुत इंटेलिजेंट है अपने आप में, ठीक है, शुड एम एट यूजिंग फ्यू वर्ड्स। देखो अगर आप कोई इंटेलिजेंट स्पीच लिख रहे हो, कोई बहुत बढ़िया स्पीच लिख रहे हो,
आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत समझदारी वाला चीज़ लिख रहा हूँ मैं, इसको पढ़कर बहुत लोग समझदार हो जाएंगे, या बहुत अच्छी चीज़ लिख रहा हूँ मैं, तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना हमेशा कम शब्दों में अच्छी लगती है। समझदारी तो वही है ना कि भाई कम शब्दों में आपने लोगों को ज़्यादा समझा दिया। शेक्सपियर हमेशा कहते थे कि कम शब्दों में ज़्यादा समझाओ, कम शब्दों में ज़्यादा समझाओ। तो वही है, देखो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इज द सोल ऑफ, कि चीज़ों को जितना आप कंसाइज रखोगे, जितना आप कम रखोगे, वो आपका विट, विट मतलब होशियारी समझदारी की आत्मा वही है, कि शब्द जितने कम होंगे वही आपकी होशियारी की या आपकी जो इंटेलिजेंट स्पीच है उसकी क्या बन जाएगी, आत्मा। यानी कि अगर आपको इंटेलिजेंट स्पीच या राइटिंग लिख रहे हो तो कोशिश करो कि वो कम शब्दों में हो, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट स्पीच एंड राइटिंग शुड एम एट यूजिंग फ्यू वर्ड्स। जैसे ये उसी में से देखो निकाला है, हैमलेट में से निकाली है लाइन ये, कि यहां पर यूज किया था शेक्सपियर ने, उसके बाद ये पॉपुलर हो गया। देखो योरिक ऑलवेज टेल्स लॉन्ग, योरिक जो है ना हमेशा लंबी लंबी बातें करता है। बोरिंग स्टोरीज, लंबी लंबी बोरिंग स्टोरी सुनाता है वो। डिडंट एनीवन एवर टेल हिम, क्या उसे आज तक किसी ने बताया नहीं, क्या उसे आज तक किसी ने बताया नहीं दैट की ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। हमेशा इतनी लंबी लंबी कहानी, बोरिंग कहानी सुनाता है। अगर वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी स्टोरीज बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, तो स्टोरीज को शॉर्ट रखे, क्योंकि उसको पता होना चाहिए क्या, कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कि अगर समझदारी वाली लेखनी लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो जितना कम शब्दों में होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, कल या परसों, कल मिलते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से वो कैप को करते रहिए, मिलेंगे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें भाई।